जिस स्पीड के साथ कन्हैया की तलवार ने हवा में उड़ान भरी, उससे बड़ा मोटू गब्बर और सभी मोटू भाइयों के साथ साथ चौकीदारों के विभाग का समूह भी हैरान होकर हाँफने लगा। प्रेम चोपड़ा अभी तक कन्हैया के करीब भी नहीं पहुंचा था, लेकिन फिर भी वो कन्हैया की ऊर्जा को देखकर भयानक रूप से घबरा गया था। कन्हैया का ये वर्जन उस इंसान से बिल्कुल अलग था जिससे प्रेम चोपड़ा कुछ महीनों पहले मिला था। फिर जब उसने कन्हैया की लकड़ी की तलवार को तेजी से अपनी ओर आते देखा तो प्रेम चोपड़ा का दिल सदमे से भर गया और उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई। ये सफेद रोशनी की एक धारा की तरह थी जो उस प्रकार की ऊर्जा से भरी हुई थी जिसे प्रेम चोपड़ा ने प्रशासन विभाग के अधिकारियों के बीच झगड़े के दौरान देखा था। इसलिए प्रेम चोपड़ा इतना घबरा गया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। जैसे ही कन्हैया की लकड़ी की तलवार प्रेम चोपड़ा की तलवार से टकराई तो एक तेज धमाका हुआ जिसकी गूंज चारों ओर फैल गई और प्रेम चोपड़ा की लकड़ी की तलवार पूरी तरह से नष्ट होकर अनगिनत चमकदार टुकड़ों में तब्दील हो गई। जहां तक कन्हैया की लकड़ी की तलवार की बात थी तो वो रुकी नहीं और प्रेम चोपड़ा की ओर बढ़ गई, जो इस समय सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। बहरहाल प्रेम चोपड़ा ने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके रास्ते से हट गया। वो लकड़ी की तलवार तेज आवाज करते हुए प्रेम चोपड़ा के पास से गुजरी और उसके कंधे को काटते हुए पास के एक पेड़ से जा टकराई। कन्हैया की तलवार के पेड़ से टकराते ही अचानक फिर से एक बड़ा धमाका हुआ और वो पेड़ कटकर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे हवा में धूल का बादल छा गया। कंधा कटने की वजह से प्रेम चोपड़ा के मुंह से भी चीख निकली और उसकी बांह पर खून बिखर गया। साथ ही उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो तुरंत पीछे की ओर गिर गया। ये तो किस्मत की बात थी कि कन्हैया ने अभी भी चीजों को पूरी तरह से नियंत्रित करना नहीं सीखा था, नहीं तो कन्हैया की तलवार पक्का प्रेम चोपड़ा को मार ही डालती। बहरहाल जमीन पर गिरते ही प्रेम चोपड़ा ने कन्हैया की ओर देखा और जोर से कहा, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कन्हैया जरूर कोई भ्रम जाल फैलाकर सबका मामू बना रहा है, वरना ये मुंह और मसूर की दाल। असल में प्रेम चोपड़ा भले ही सबको दिखाने के लिए ये सब कह रहा था, लेकिन वास्तव में वो इस वक्त इतना डरा हुआ था मानो उसने अभी अभी किसी भूत को देखा हो। प्रेम चोपड़ा ने यहाँ आने से पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। उसे तो अभी भी यही लग रहा था कि शायद वो कोई बुरा सपना देख रहा है और जल्दी ही वो नींद से जाग जाएगा। दरअसल इस वक्त प्रेम चोपड़ा अकेला ऐसा इंसान नहीं था जो हैरान था। चौकीदारों के विभाग का हट्टा कट्टा आदमी और उसके सभी दोस्त भी हाँफने लगे थे और गंभीर भावों के साथ कन्हैया को देख रहे थे। उनमें से कुछ ने तो अपनी धोती भी गीली कर दी थी। खैर, चौकीदारों के विभाग के हट्टे कट्टे आदमी ने कन्हैया की तलवार को देखकर मन ही मन कहा, इस लड़के की आभा को देखकर पता चल रहा है कि यह दिव्य ऊर्जा नियंत्रण कला के तीसरे स्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन लकड़ी की तलवार में दिव्य ऊर्जा से धार और जादुई रोशनी पैदा करना, ये तो केवल आत्मा की शक्ति वाले जादू से ही संभव है। इस तरह की दिव्य शक्ति को उजागर करने का कोई और तरीका नहीं है। ये लड़का है या बारूद का ढेर। सिर्फ चौकीदार विभाग के लोग ही नहीं, बल्कि इस वक्त तो बड़ा मोटू गब्बर और बाकी के मोटू भाई भी हैरानी से आंखें फाड़कर कभी कन्हैया को तो कभी उसकी तलवार को देख रहे थे। हालांकि उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि कन्हैया दिव्य ऊर्जा नियंत्रण कला के तीसरे स्तर तक पहुंच गया है। लेकिन असली हैरानी की बात तो यह थी कि कन्हैया लकड़ी की तलवार से रोशनी निकाल सकता था और उसे बड़ा भी कर सकता था, जिससे आज तक सभी मोटू भाई पूरी तरह से अनजान थे। यहां तक कि कन्हैया भी लकड़ी की तलवार के साथ जो हुआ उससे थोड़ा हिल गया था। उसने गिरे हुए पेड़ को देखा और मन ही मन कहा, आइला, ये मैंने क्या किया? क्या बात है, किसी ने सच ही कहा है, ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ कर ही देता है। अब तू देख बेटा प्रेम चोपड़ा, अब मैं तुझे बताऊंगा कि असली खलनायक किसे कहते हैं। मन ही मन इतना कहने के बाद कन्हैया ने प्रेम चोपड़ा को देखा और राक्षसी हंसी हंसते हुए कहा, ही, तो बताओ प्रेम चोपड़ा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? ये सुनकर प्रेम चोपड़ा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, छोड़ दिया जाए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो कन्हैया।
कन्हैया ने फिर से राक्षसी हंसी हंसते हुए कहा, अगर तुझे भगवान के लिए छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा? आज तो मैं तेरा कीमा बनाकर आवारा कुत्तों को खिलाने वाला हूँ। रे प्रेम चोपड़ा, तू तो गया। कन्हैया की शैतानी हंसी और उसके शब्दों ने प्रेम चोपड़ा को कांपने पर मजबूर कर दिया और पलक झपकते ही प्रेम चोपड़ा तुरंत भागने के लिए दौड़ पड़ा। कन्हैया भी कहां पीछे रहने वाला था। वो तुरंत प्रेम चोपड़ा के पीछे पीछे दौड़ पड़ा और तभी उसे वो दिन याद आ गया जब कुछ महीनों पहले वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उस दिन को याद करते ही कन्हैया ने अपना रौब दिखाते हुए कहा, आखिर आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। अब तुझे पता चलेगा प्रेम चोपड़ा कि कन्हैया से पंगा लेने वाले का क्या अंजाम होता है। इतना कहकर कन्हैया ने प्रेम चोपड़ा के मुंह पर एक जोरदार घूसा जमा दिया, जिससे प्रेम चोपड़ा की पूरी बत्ती सी हिल गई और 2 दांत टूट गए। असल में कन्हैया सिर्फ प्रेम चोपड़ा को सबक नहीं सिखाना चाहता था, बल्कि वो दूसरों के लिए भी एक उदाहरण पेश करना चाहता था, ताकि भविष्य में कोई भी उससे उलझने की हिम्मत ना करे। इसलिए कन्हैया सिर्फ एक घूसे पर ही नहीं रुका। उसने गुस्से से आग बबूला होकर प्रेम चोपड़ा को लाते और घूसे मारना जारी रखा और कुछ ही देर में प्रेम चोपड़ा के शरीर से हड्डियां चटकने की आवाजें आने लगी। जब बड़े मोटू गब्बर और बाकी मोटू भाइयों के साथ साथ चौकीदार विभाग के लोगों ने कन्हैया का ये रूप देखा तो उन्हें अपनी नानी याद आने लगी। उन सभी ने प्रेम चोपड़ा को पिटते हुए देखा और कन्हैया को उत्साह से पीटते हुए देखा, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं की। दूसरी ओर प्रेम चोपड़ा की आंखों से आंसू बह निकले और उसने मन ही मन कहा, आखिर ये क्या हो रहा है? ये पिद्दी सा कन्हैया मुझे यानी प्रेम चोपड़ा को मार रहा है। मुझे अगर पहले पता होता कि ये कन्हैया कुछ ही महीनों में इतना ताकतवर हो जाएगा तो मैं बहुत पहले ही इसको सल्टा देता। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, मारे ही जा रहा है। अबे रुक जा यार, मैं क्या कोई मंदिर का घंटा हूँ जो बजाए जा रहा है? वैसे इस कमबख्त के पास इतनी भयानक शक्तियाँ आई कहाँ से? जरूर कोई छिपकर इसकी मदद कर रहा है, या शायद इस बदजात के पास पहले से ही शक्तियाँ थी और ये सबके सामने कमजोर होने का नाटक कर रहा था। बहरहाल कुछ देर और पिटने के बाद प्रेम चोपड़ा के बर्दाश्त का बांध टूट गया और वो मार खाते खाते ही बेहोश हो गया। इसके बाद ये देखकर कि प्रेम चोपड़ा बेहोश हो गया है, कन्हैया ने अपनी कपड़ों की धूल को थपथपाया और फिर अपना हाथ लहराया, जिससे उसकी लकड़ी की तलवार उसकी आस्तीन में समा गई। फिर कन्हैया ने अपने मन में फूट रहे लड्डुओं को रोका और वो हिंदी फिल्मों के किसी ज़हीन हीरो की तरह गर्व से अपना सीना तान कर खड़ा हो गया। चौकीदार विभाग के हट्टे कट्टे आदमी ने घबराहट के साथ कन्हैया को देखा। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, कन्हैया, मेरा मतलब है कन्हैया जी, आप तो छिपे रुस्तम निकले। आपने वाकई में अपनी असली ताकत को बहुत अच्छे से छिपाया था। आप तो सच में पुरुष ही नहीं हैं। ये सुनकर सभी ने हामी में सिर हिलाया, यहाँ तक कि कन्हैया ने भी मुस्कुराते हुए हट्टे कट्टे आदमी की हाँ में हाँ मिला दी। आखिर किसे अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती? लेकिन फिर कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ कि हट्टे कट्टे आदमी ने अभी अभी क्या कहा था। इसलिए उसने तुरंत उसे घूर कर देखा और पूछा, हैं? मैं पुरुष नहीं हूं? क्या है मतलब? हट्टे कट्टे आदमी ने तुरंत अपना गला साफ करते हुए कहा, नहीं नहीं, गलत मत समझिए। मेरा मतलब है आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। आप तो महापुरुष हैं, महापुरुष। और आज आपके शक्ति प्रदर्शन ने हमारा दिल जीत लिया। इतना कहकर उस हट्टे कट्टे आदमी ने तुरंत अपना पसीना पोंछा और फिर वो बेहोश प्रेम चोपड़ा को उठाकर अपने साथ ले गया। उसके जाने के बाद बड़े मोटू गब्बर और मोटू भाई कन्हैया के चारों ओर जमा हो गए और मुस्कुराने लगे। फिर बड़े मोटू गब्बर ने कन्हैया की पीठ थपथपाते हुए कहा, क्या बात है छोटे उस्ताद, सिर्फ 6 महीने में इतना बड़ा कमाल। बहुत खूब, तुमने तो आज हम रसोइयों का नाम रोशन कर दिया। रसोई विभाग के इतिहास में तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।
अपनी तारीफ सुनकर कन्हैया खुश हो गया और उसने शेख ही बघारते हुए कहा, शुक्रिया बड़े भाई, वो तो मुझे आप सभी बड़े भाइयों का लिहाज था, नहीं तो आज मैं उस प्रेम चोपड़ा को जान से मारने वाला था। इतना कहकर कन्हैया ने गर्व से अपना सिर ऊपर उठा लिया और सभी मोटू भाइयों को ऐसे देखने लगा मानो जैसे वो सब कन्हैया के सामने कुछ भी ना हो। बहरहाल धीरे धीरे समय पंख लगाकर उड़ने लगा और देखते ही देखते सर्दियां आ गई। तभी अचानक से कन्हैया को एहसास हुआ कि उसे शंभाला आए पूरा 1 साल हो चुका है। इसलिए वो इस पूरे 1 साल के अनुभव के बारे में सोचने लगा। पिछला पूरा साल कन्हैया के लिए एक के बाद एक बड़ी घटनाओं से भरा रहा। उसने अमर साधना करने के लिए नश्वर संसार को छोड़ दिया और शंभाला आ गया। यहां आने के बाद उसने कठोर साधना की और दिव्य ऊर्जा नियंत्रण कला के 3रे स्तर तक पहुंच गया। उसके रसोई विभाग में शामिल होने के कारण खड़े हुए बखेड़े को भी कन्हैया ने इतनी अच्छी तरह से समेटा कि उस दिन के बाद प्रेम चोपड़ा कभी भी रसोई विभाग में नहीं दिखा। और तो और जब जब कन्हैया रसोई विभाग से बाहर निकला तब तब प्रेम चोपड़ा अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकला। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद कन्हैया परेशान ही रहा और लगातार आहें भरता रहा। उसने अपनी परेशानियों के बारे में बड़े मोटू गब्बर और बाकी मोटू भाइयों से कभी बात नहीं की। वो बस अपनी ही बेबसी में डूबा रहा। एक दिन ऐसे ही बेबसी में डूबे कन्हैया ने दूर एक पेड़ को देखा जिसके पत्ते पीले होकर जमीन पर गिरने लगे थे। कुछ देर तक उस पेड़ को यूं ही देखने के बाद कन्हैया ने खुद से ही कहा, मेरी उम्र का वो 1 साल कहीं खो सा गया है। मैं बिल्कुल उस पेड़ की तरह हूं और वो गिरते हुए पत्ते मेरी लंबी उम्र के खोए हुए 1 साल की तरह हैं। इतना कहते कहते कन्हैया अचानक से खुद को बहुत ज्यादा भावुक महसूस करने लगा, क्योंकि जब से उसने अपनी उम्र का 1 साल खोया था तब से लेकर आज तक उसके मन में अनगिनत विचार आए कि खोई हुई लंबी उम्र को कैसे वापस लाया जाए। लेकिन फिर भी उसके सिर पर सफेद बाल हमेशा की तरह सफेद ही बना रहा। हालांकि कन्हैया ने बड़े मोटू गब्बर से इस बारे में कुछ पूछताछ की और उसे यह भी पता चला कि साधना की दुनिया में ऐसे तरीके वास्तव में मौजूद हैं जो खोई हुई उम्र को बहाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे तरीके या तो अच्छी तरह से गुप्त रखे गए थे या फिर उन्हें ढूंढना कुछ ऐसा था जैसे गधे के सिर पर सींग ढूंढना। खैर, जल्द ही कन्हैया की खाने पीने में रुचि खत्म हो गई और उसका चेहरा फीका पड़ने लगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब उसके पास हार मानने और इस बात को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि उसने अपनी लंबी उम्र का 1 साल हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। बहरहाल एक दिन जब कन्हैया रसोई विभाग के लिए जरूरी सामान खरीदने बाहर गया तो उसकी नजर 3रे पर्वत की चोटी के नीचे एक विशाल पत्थर के बड़े से खंबे पर पड़ी और अचानक वो चौंक गया। हालांकि शंभाला के दक्षिणी तट पर मौजूद लगभग सभी पर्वत चोटियों पर इस तरह के पत्थर के विशाल खंबे थे, लेकिन इस पत्थर के खंबे पर बहुत सारे निशान या शायद चित्र बने हुए और बहुत कुछ लिखा हुआ था जो तेज रोशनी से चमक रहा था। कन्हैया ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उसे पता चला कि असल में ये पत्थर का खंबा वो जगह थी जहां शंभाला शहर की तरफ से लोगों को मिशन सौंपे जाते हैं। आखिर ये कौन सी जगह थी और शंभाला शहर अपने लोगों को किस मिशन पर भेजता था? क्या कन्हैया की उम्र का वो 1 साल वाकई में खो गया था और अब कन्हैया कभी उसे फिर से हासिल नहीं कर पाएगा? क्या प्रेम चोपड़ा अब कभी लौट कर नहीं आएगा? आखिर कैसे पूरी करेगा कन्हैया अपनी अमर होने की ख्वाहिश? जानने के लिए सुनिए आयुष्मान भव का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।